Hello students, myself Professor Anil Kumar, and today I'll be discussing the next leftover topic of the constructors. So in the last lecture we have studied about the default constructors. So basically in the last class मैंने आपको ये बताया था कि constructor क्या होते हैं, then उसकी types होती हैं default constructor, parameterized constructor, एंड लास्ट इज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर. ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में स्टडी किया था, जिसमें क्या था कि हमारी जो कंस्ट्रक्टर है वो कोई भी आर्गूमेंट जो है वो रिसीव नहीं करता था. पैरामीटर्स के केस में क्या होगा कि आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो आर्गूमेंट्स जो है वो कुछ रिसीव करेगा. ठीक है, और कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या है कि एक कंस्ट्रक्टर की वैल्यू वन कंस्ट्रक्टर इज़ कॉपीड टू अनदर. ठीक है, मतलब एक कंस्ट्रक्टर जो भी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करेगा वही वैल्यूज़ जो है कॉपी की जाएंगी दूसरे कंस्ट्रक्टर के लिए. मतलब मेनली कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, उसने इनिशियलाइज़ करना है. तो इस कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होगा कि हम एक ऑब्जेक्ट को किसी डिफ़ॉल्ट या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज़ कर लेंगे और जो हमने इनिशियलाइज वैल्यू की है उसी को हम कॉपी कर लेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए. ठीक है, तो हम ये सारा जो है दोनों टाइप्स जो है आज अभी हम देख लेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैरामीटराइज. तो जो हमने रूल पढ़े थे वो सेम ही रहेंगे. पैरामीटराइज्ड में भी क्या है कि आपका जो क्लास का नाम है, कंस्ट्रक्टर का नाम, वो सेम होगा. फ़र्क क्या होगा, जैसे हमने लास्ट में एग्जांपल ली थी ए और यहाँ पे जो है ये ब्रेसेस खाली रखी थी. ठीक है, इस केस में क्या होगा, आपके पैरामीटराइज के केस में आपका यहाँ पे आएगा क्लास नेम. इसका सिंटैक्स देख लेते हैं. ऐसे आएगा आपका ये क्लास नेम, उसके बाद यहाँ पे आप पैरामीटर्स जो है वो मेंशन कर दोगे. ठीक है, पैरामीटर्स को अगर आपने और डिटेल में मेंशन करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, डेटा टाइप 1 वेरिएबल 1. ठीक है, उसके बाद डेटा टाइप 2 वेरिएबल 2 एंड सो ऑन. ठीक है, जितने भी आपको पैरामीटर्स आपको चाहिए उतने आप कर सकते हो. ठीक है, अब इस पैरामीटराइज का फ़र्क क्या है कि पहले जब आप लिखते थे ए ओ बी जे, ठीक है, जब आप ए का ऑब्जेक्ट बनाते थे तो ऑब्जेक्ट का बाय डिफ़ॉल्ट जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता था और सभी की वैल्यू, मान लीजिए आपने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ए ऐसे ले लिया. ठीक है, इसमें आपने आई की वैल्यू जो है वो 0 इनिशियलाइज़ कर दी. ठीक है, तो अब अगर आप ए का ऑब्जेक्ट बनाओगे 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3, 3 अब आपने ऑब्जेक्ट बना लिए, तो पहले ऑब्जेक्ट के आई की वैल्यू भी 0 होगी, दूसरे ऑब्जेक्ट के आई की वैल्यू भी 0 होगी, तीसरे ऑब्जेक्ट के आई की वैल्यू भी 0 होगी. अब अगर आप पैरामीटराइज का यूज़ करते हो तो आप ऑन द स्पॉट डिसाइड कर सकते हो कि आपने आई की वैल्यू को क्या इनिशियलाइज करना है. जैसे ए ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको पैरामीटराइज यूज़ कर लिया, यानी कि मैंने कर दिया ए इंट एक्स समथिंग, हमने रिसीव की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू किसको असाइन कर देंगे, आई को. तो इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट 1 हमने 10 पास कर दिया, ऑब्जेक्ट 2 हमने 0 पास कर दिया, ऑब्जेक्ट 3 जो है हमने इसको पास कर दिया 5. तो पहले केस में आई की वैल्यू क्या इनिशियलाइज होगी 10, क्योंकि 10 यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर कॉल की, 10 यहाँ पे रिसीव हो गया. एक्स में एक्स की वैल्यू क्या थी 10, वो किसको असाइन होगी, आई को. ठीक है, तो इस केस में आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, इस केस में आई की वैल्यू 0 हो जाएगी और इस केस में आई की वैल्यू 5 हो जाएगी. इट मीन्स अगर आप रन टाइम कॉलिंग टाइम में आप ये डिसाइड करना चाहते हो कि आपने अपने वेरिएबल की वैल्यू को क्या इनिशियलाइज़ करना है, तो आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हो. ठीक है, डिफ़ॉल्ट में क्या था कि उसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होती है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे उन सभी के डाटा मेंबर्स की वैल्यू सेम होगी. जैसे ये पहले वाला केस हमने स्टडी किया, यहाँ पे सभी में आई की वैल्यू 0 थी. इस केस में आई की वैल्यू डिफरेंट है हर ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब हर ऑब्जेक्ट अपनी अपनी वैल्यू अपने अपने हिसाब से इनिशियलाइज़ कर सकता है. इस केस में, पहले केस में क्या था, सभी ऑब्जेक्ट के पास डाटा मेंबर्स थी उनकी वैल्यू जो है वो सेम रह जाती है. ठीक है, सो दैट इज़ पैरामीटराइज्ड. उसके बाद आता है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर. अब कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ये किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो कॉपी करेगा. फॉर एग्जांपल
जैसे मान लीजिए ए का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, कोई ऑब्जेक्ट 1 मान लिया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट 1 की हम इसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं i = 10। तो अब इस ऑब्जेक्ट के i की वैल्यू 10 इनिशियलाइज़ कर दी, किसने कर दी? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने। अब मैं चाहता हूँ कि मैं a का ऑब्जेक्ट 2 बनाऊँ और उसके i की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जो ऑब्जेक्ट 1 के i की वैल्यू है। तो मैं क्या यहाँ पे लिख दूँगा? ऑब्जेक्ट 1, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 के i की वैल्यू ऑब्जेक्ट 2 के i में कॉपी कर दो। तो इसे हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। जब आप एक कंस्ट्रक्टर की वैल्यू दूसरे कंस्ट्रक्टर में जो है कॉपी करते हो, इस केस में अभी ऑब्जेक्ट 1 किसको कॉल किया है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, यानी कि इसको। अब ये वाला क्या हुआ? कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर आपको अलग से जो है obj ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपने जो रिसीव भी क्लास का ही ऑब्जेक्ट करना है और i = आप क्या कर दोगे? obj.i, ठीक है, सेमीकोलन यहाँ पे लग गया। तो ये क्या हुआ? आपकी obj1 जो है इसने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, i की वैल्यू क्या होगी? 10। अब इस ऑब्जेक्ट को आपने पास कर दिया, यहाँ पे ये वाली चीज़ कॉल होगी क्योंकि ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट पास हुआ है। तो ऑब्जेक्ट यानी कि ये हो गया, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट पास हुआ है, ये वाला हो गया। तो ऑब्जेक्ट 1 की जो वैल्यू है ये किस में कॉपी हो जाएगी? इस obj में। और इस obj से अपना जो हम हैं इसकी i की वैल्यू को असेस करके यहाँ पे इस i में इसको जो है वैल्यू इधर रख देंगे, इस वाली i में। तो ये वाली i किसको बिलोंग करती है? ऑब्जेक्ट 2 को। ये वाली जो i है ये किसको बिलोंग करती है? ऑब्जेक्ट 2 को। और ये वाली जो i है ये किसको बिलोंग कर रही है? ऑब्जेक्ट 1 को। बट ये कॉपी किस में हो चुकी है? मतलब एज इट इज़ ये असाइनमेंट हुई है, इसको कॉपी नहीं कहोगे, इसको हम असाइनमेंट कहेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे ये आर्गूमेंट था, इसकी वैल्यू किसने रिसीव की? ऑब्जेक्ट 1 ने। तो ये वाली जो i है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ऑब्जेक्ट 1 की i को, ठीक है। तो इस तरह जो है ये आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। अब इसमें एक जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि अभी कंस्ट्रक्टर तो हमने अभी जो है स्टडी किए हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने जो प्रोग्राम बनाए थे उसमें हमने कंस्ट्रक्टर्स को यूज़ नहीं किया था। तो आपने ये हमेशा याद रखना है, जब भी आप किसी भी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो चाहे आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है चाहे नहीं बनाया है, पर कंपाइलर हमेशा कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। इन केस आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, जैसे आपने अकेला ऑब्जेक्ट लिखा, तो इट मीन्स यू आर कॉलिंग टू अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आपने लिख दिया ऑब्जेक्ट 10, इट मीन्स यू आर कॉलिंग टू अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अगर आपने लिख दिया ऑब्जेक्ट के अंदर आपने और कोई ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो इट मीन्स यू आर कॉलिंग अ कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हमने अभी तक कैसे प्रोग्राम बनाए थे? हमने ऐसे बनाए थे, ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंपल ऑब्जेक्ट्स लिए थे। तो इट मीन्स ये किसको कॉल कर रहा है? डिफ़ॉल्ट को। पर डिफ़ॉल्ट हमने डिफ़ाइन तो प्रोग्राम में किया नहीं था। तो इन केस अगर आप ऐसा प्रोग्राम बनाते हो जिसमें आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं स्पेसिफाई करते, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। मीन्स चाहे आप बनाओ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहे ना बनाओ, कंपाइलर आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो प्रोवाइड करेगा। यानी कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट बनता है आपका कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल होता ही होता है, चाहे एक्सप्लिसिटली आपने उसे डिफ़ाइन किया है तो ठीक है, अदरवाइज़ इम्प्लिसिटली जो आपका कंपाइलर है आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो अब जैसे कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, ये इसके साथ ही एक रिलेटेड कंसेप्ट है, वो भी हम अभी देख लेते हैं। वो होता है डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो जैसे कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? आपकी मेमोरी को इनिशियलाइज़ करना, कि आपको जो मेमोरी है वो प्रोवाइड करनी। उसी तरह जो डिस्ट्रक्टर है उनका काम क्या होता है? मेमोरी रिलीज़ करना। जैसे आपने जब स्टार्टिंग में प्रोग्राम बनाया तो आपको एक मेमोरी जो है वो असाइन हो गई, ठीक है। जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो आपका कंस्ट्रक्टर चला, कंस्ट्रक्टर ने वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी और आपको मेमोरी एलोकेट हो गई। तो अब उस मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर इज यूज टू रिलीज द मेमोरी दैट हैज़ बीन एलोकेटेड विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, और यू कैन से इट हेल्प्स टू रिलीज द मेमोरी दैट हैज़ बीन टेकन अप बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द प्रोग्राम। आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि आप क्या करते हो? आप मेमोरी को जो है वो रिलीज़ करवाते हो जब आप डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते हो। तो हमें वैसे तो क्या होता है कि आपका जब मेन फंक्शन चलता है, जैसे आपने ये स्टडी किया होगा सी में भी, जब आपका मेन फंक्शन चलता है तो ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो गई
और जब ये करली ब्रेसेस ख़त्म हो गई तो इसको हम बोलते हैं स्कोप। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्कोप। स्कोप मतलब विद इन दिस ब्रेसेस द वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड, दे आर वैलिड। वंस दिस क्लोजिंग ब्रेस, जब ये क्लोजिंग ब्रेस आ जाती है तो आपकी जो मेमोरी है वो ऑटोमेटिकली डी एलोकेट वैसे तो हो जाती है, बट बेटर है कि अगर आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहे हो तो आप डिस्ट्रक्टर का यूज़ भी कर दो, ताकि जो आपको श्योरिटी हो जाए कि आपने जो मेमोरी आपने यूज़ की थी ड्यूरिंग द प्रोग्राम वो जो है रिलीज़ हो जाए। तो डिस्ट्रक्टर भी जो है वो भी कंस्ट्रक्टर की तरह, इनका भी सेम नेम ऑफ क्लास होता है, ठीक है, सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। जैसे कि क्लास का नाम, जैसे कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता था क्लास के, वैसे ही डिस्ट्रक्टर का होता है। फ़र्क क्या होता है, इट इज़ प्रिसीडेड बाय अ टिल्ड। इसके आगे टिल्ड लगता है और कुछ नहीं लगता। तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ ऐसा लिखते हो टिल्ड ए, ठीक है, उसके बाद आपने इसको जो है ऐसे लिख देना। तो डिस्ट्रक्टर में क्या होता है, इसकी भी आपकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इसमें आप कुछ मैसेजेस भी पास कर सकते हो। जब आपने जो प्रोग्राम है वो ख़त्म करना है तो आप इसमें कुछ मैसेजेस भी पास कर सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रक्टर को कोई भी पैरामीटर जो है ये आप पास नहीं करते, ठीक है। डिस्ट्रक्टर का एक और रूल क्या है कि इसमें कभी भी आप पैरामीटर्स को जो है पास नहीं करते। इट नेवर एक्सेप्ट्स एनी पैरामीटर, इसमें कोई पैरामीटर आप पास नहीं कर सकते। जैसे ये कॉल हुआ, ये क्या दिखेगा, ए के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो जो मेमोरी मिली हुई है वो सभी को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा। हाँ, इसके अंदर आप एक मैसेजेस ज़रूर लिख सकते हो कि डिस्ट्रक्टर कॉल्ड या समथिंग, ऐसे आप मैसेज ज़रूर एक लिख सकते हो, बट इसको आप कोई वैल्यू जो है वो पास नहीं कर सकते। इट डजेंट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर, ठीक है। इसकी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। और ये डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ये आपकी ये वाली ब्रेस चलती है, जब ये लास्ट ब्रेस को जो कंपाइल आपका सी का एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो है इसको जब एग्जीक्यूट करता है, लास्ट लाइन को एग्जीक्यूट करता है, तब आपका डिस्ट्रक्टर जो है वो आपका रन होता है ऑटोमेटिकली। जैसे हमने क्या बोला था, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है या रन होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट बनता है। जब ऑब्जेक्ट बनता है तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और जब ये आपकी ब्रेस एग्जीक्यूट होती है तब आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। इस टाइम आपके जो सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो आपके डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। हम कंस्ट्रक्टर्स को ओवरलोड कर सकते थे। कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करने का मतलब, जैसे आपकी जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो आपकी ओवरलोडिंग की ही टाइप है। उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं आपको प्रोग्राम बनाता हूँ कि उसमें क्या है कि आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ करोगे और आप कॉपी कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ करोगे। तो उस केस में क्या है, यहाँ पे ओवरलोडिंग का मतलब होता है नाम सेम। तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, नाम सेम है, पर यहाँ पे क्या डिफरेंस है, इसमें पैरामीटर्स कुछ नहीं है, इसमें आपके पैरामीटर्स हैं। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि आपने नाम सेम यूज़ करने, काम अलग अलग करने। अब इस नाम से आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर रहे हो, इसी नाम से आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर सकते हो, या आप कह सकते हो कॉपी कंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर रहे हो। तो इट मीन्स यू आर यूजिंग टू नेम्स टू परफॉर्म टू डिफरेंट टेक्निकल टास्क्स, तो इसे हम बोलते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यहाँ पे करते हो, बट डिस्ट्रक्टर के केस में आप जो है वो ओवरलोडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ओवरलोडिंग आपकी जो है ये नहीं होती डिस्ट्रक्टर के केस में, ठीक है। तो आपने याद कर रखना है, कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू इनिशियलाइज द मेमोरी, इनिशियलाइज द वेरिएबल ऑफ अ ऑब्जेक्ट and it allocates the memory to the object, and destructors are called whenever you want to destroy the memory that has been allocated to a object। जब एक ऑब्जेक्ट को जो मेमोरी मिली हुई होती है उसको आपने जब डिलीट करना होता है तो आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हो। कंस्ट्रक्टर कोई पैरामीटर नहीं लेता, इसका भी सेम नेम होता है क्लास का, बट प्रोसीडेड बाय मतलब ए से पहले क्या आएगा, टिल्ड का साइन आता है। ये आपको कीबोर्ड के ऊपर मिल जाएगा। वन न्यूमेरिक जो होती है 1 2 3 जो टॉप पे कीज़ होती हैं उसके लेफ़्ट साइड पे आपको मिल जाएगा, शिफ्ट से डलेगा ये। तो टिल्ड ए आप लगा सकते हो, टिल्ड ए लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा आपका डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते, यानी कि आप टिल्ड ए 2 बार आप किसी प्रोग्राम में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अभी जो है इसको हम प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो मैंने अभी C++ का IDE ओपन कर लिया है, तो इसमें हम अपने फ़ोल्डर में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल जो है वो अभी मैं पैरामीटराइज का करता हूँ, तो मैं पैरा नाम रख देता हूँ, ओपन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट
द यूज़ ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग लेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट को जो है उसके मेंबर वेरिएबल की वैल्यू को कुछ और इनिशियलाइज कर देंगे और दूसरे की वैल्यू को कुछ और इनिशियलाइज कर देंगे। तो आपने सिंपल सा ये स्टार्ट करना है प्रोग्राम। मैं क्लास एक ही ले रहा हूँ, तो मैं क्लास ए ले लेता हूँ आज। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्राइवेट कर दिया है इंट ए। ठीक है, पब्लिक करके मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर जो है पैरामीटराइज लिया है। पहले मैं डिफ़ॉल्ट के साथ आपको डिफरेंस बता देता हूँ, तब भी आपको क्लियर होगा। तो हम ए की वैल्यू को क्या इनिशियलाइज़ कर देते हैं 1। ठीक है, और एक हम सिंपल सा प्रोग्राम फंक्शन बना लेते हैं जो ए की वैल्यू को सिर्फ शो करेगा। सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, तो हमने इसको बंद कर दिया है। यहाँ पे ये क्लास आपकी बंद हो गई, सेमीकोलन लगा के वॉइड मेन। ठीक है जी, यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है। पहले क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। उसके बाद आपने एक ऑब्जेक्ट, अभी देखिए 1 ले लिया हमने, ऑब्जेक्ट 2 ले लिया। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट ले लिए। अभी हम ऑब्जेक्ट 1 के साथ शो को कॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 के साथ हम शो को कॉल करेंगे और यहाँ पे हम जो है गेच कर देते हैं। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे इस प्रोग्राम को ख़त्म कर दो। तो इस प्रोग्राम में हमने सिर्फ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी यूज़ किया। मैं पहले डिफरेंस आपको बता दूँ कि पैरामीटराइज और डिफ़ॉल्ट में फ़र्क क्या पड़ेगा। जब आप डिफ़ॉल्ट को यूज़ करोगे तो इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट 1 के शो से यानी कि वैल्यू ऑफ ए पहली बार क्या प्रिंट होगा 1, दूसरी बार भी आपका वैल्यू ऑफ ए क्या प्रिंट होगा 1। क्योंकि जब आपने obj1 को कॉल किया तो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, तो आपके ए की वैल्यू क्या इनिशियलाइज होगी 1। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 किया है तो स्मॉल ए की वैल्यू फिर अगेन क्या होगी 1, और जब दोनों को आप शो करोगे तो दोनों की वैल्यू क्या शो होगी 1 1। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पैरामीटराइज और इस फ़र्क क्या है। तो ये हमने पैरामीटराइज कर दिया है, सॉरी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अभी यूज़ कर लिया है। तो इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको सेव हमने कर दिया है। अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आप देखिए 2 बार आ गया वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1। अब मैं क्या चाहता हूँ कि पहले वाले ऑब्जेक्ट के ए की वैल्यू जो है वो 1 होनी चाहिए और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर दिए। ऑब्जेक्ट 1 के ए की वैल्यू 1 इनिशियलाइज़ करो, ऑब्जेक्ट 2 के ए की वैल्यू 2 इनिशियलाइज़ करो। तो क्योंकि पैरामीटर पास किए हैं तो आर्गुमेंट्स भी रिसीव करने पड़ेंगे, यानी कि हम इंट एक्स में वैल्यू रिसीव कर लेते हैं और एक्स की वैल्यू ए को यहाँ पे असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अब जब हम इसको रन करेंगे, पहले इसको सेव कर लेते हैं। जब इसको आप रन करोगे तो आप देखिए आउटपुट आपकी क्या आएगी, वैल्यू ऑफ ए, पहले वाले ए की वैल्यू क्या आई 1, दूसरे वाले ए की वैल्यू क्या आई 2। तो इस तरह जब आप चाहते हो कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मेंबर वेरिएबल्स को अलग अलग वैल्यू असाइन करना चाहते हो तो आप क्या यूज़ करते हो, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अभी इसको जो है कॉपी कर लेते हैं और हम कॉपी कंस्ट्रक्टर की कोडिंग जो अभी कर लेते हैं। इसको Alt F न्यू शिफ्ट इंसर्ट। ठीक है, तो अभी प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। आपने ए ले लिया। अभी मैं क्या चाहता हूँ, अभी आप देखिए इधर, अब जो आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है ये आपने याद रखना कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के साथ आपको या तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेना पड़ेगा साथ में ही या पैरामीटराइज, क्योंकि आप क्या चाहते हो, आप एक कंस्ट्रक्टर की वैल्यू दूसरे में कॉपी करना चाहते हो तो आपको एग्जिस्टिंगली एक कंस्ट्रक्टर तो कोई ना कोई चाहिए, या आप टेक्निकली बोलो तो आप एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में डालना चाहते हो तो पहले वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज तो आपको करना पड़ेगा, चाहे आप डिफ़ॉल्ट के साथ कर लो चाहे आप पैरामीटराइज के साथ कर लो। तो मैं जैसे पहले ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ऑब्जेक्ट 1, इसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी 10 कर देते हैं अभी। ठीक है, कि पहले वाले ऑब्जेक्ट के ए की वैल्यू क्या कर दी हमने 10, और हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट 2 के जो ए है उसकी वैल्यू कितनी असाइन हो जाए जितनी ऑब्जेक्ट 1 की है। तो हमने ऑब्जेक्ट 1 इसको पास कर दिया। ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्ट 1 किसको कॉल कर रहा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, तो ये चल जाएगा। अब ये किसको कॉल कर रहा है, ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1, यानी कि ये किसको पास कर रहा है, ऑब्जेक्ट 1, तो ये आपकी एक ऑब्जेक्ट टाइप हो गई और ऑब्जेक्ट टाइप यहाँ पे मैच नहीं करती, तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर, यानी कि ए
ठीक है। यहाँ पे आप लगाओगे ओबीजे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप लिखोगे इसके अंदर, अब यहाँ पे क्या होगा, आपने जो है ये एड्रेस ऑफ लगाना है ऑपरेटर, ताकि जो है आपकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट 2 की ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाए, इसलिए यहाँ पे एड्रेस ऑफ हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे इसको हम करके देखते हैं, एक मिनट। इसको ओबीजे ए की वैल्यू हमने असाइन करनी है, ओबीजे डॉट ए। तो इसको अभी बंद कर दो। अब देखिए शो में क्या आना चाहिए, वैल्यू ऑफ ए पहले भी 10 आना चाहिए, दूसरी बार भी आपका 10 आना चाहिए। तो अभी इसको हम पहले सेव कर लेते हैं, Alt F सेव। यहाँ पे जाके BA/BSc में आप इसको सेव कर लो कॉपी के नाम से, कॉपी CPP, ठीक है। सेव कर दिया हमने। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं आया। तो पहली वैल्यू ऑफ ए की आ गई 10, दूसरे में वैल्यू ऑफ ए की आ गई 10। तो किया क्या आपने, बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें हमेशा डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू को पहले इनिशियलाइज़ करना पड़ना था, तो आपने यहाँ पे पैरामीटराइज ले लिया कंस्ट्रक्टर। आप डिफ़ॉल्ट भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिफ़ॉल्ट ले लो। इसको छोड़ दो, खाली कर दो, इसको भी यहाँ पे खाली कर दो, ए की वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर दो, कुछ 5 कर दो, ठीक है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट 1 इसको भी छोड़ दो। ऑब्जेक्ट 1 क्या इनिशियलाइज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट 1 के ए की वैल्यू क्या इनिशियलाइज हो जाएगी 5। नेक्स्ट टाइम जब ऑब्जेक्ट 2 चलेगा तो ये क्या दिखेगा कि इसने कौन से कंस्ट्रक्टर को पास कॉल किया है, जो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर है। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे चला जाएगा, इस ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू किस में चली जाएगी, इस ओबीजे में, ठीक है। और ए की जो वैल्यू है वो अपडेट हम कर देंगे इस ओबीजे के ए के साथ, ठीक है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू किस में कॉपी होगी, या कह लो असाइन हो गई ऑब्जेक्ट में, और उसी के ए की वैल्यू हमने ऑब्जेक्ट 2, ये वाला ऑब्जेक्ट 2 का ए यहाँ पे है, इस वाले ऑब्जेक्ट 2 का ए ये वाला है, तो इसमें क्या डाल दी हमने, इस वाले ऑब्जेक्ट 1 के ए की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल दी, उसके बाद आपने उसकी वैल्यूज़ को शो करा लिया। अब हम इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ए भी 5 आ गई, दूसरी बार भी ए की वैल्यू है 5 आई, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो गए होंगे। अभी जो एक डिस्ट्रक्टर होता है उसमें तो हमने कुछ नहीं करना था, उसमें सिर्फ इतना ही करना होता है, आपने सारा प्रोग्राम बना लेना है, ठीक है। लास्ट में आपने यहाँ पे सिर्फ क्या लगाना है, टिल्ड ए, ठीक है। यहाँ पे आपने सिर्फ लिखना होता है सी आउट डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, बस इतना ही लिखना होता है आपने, ठीक है। तो जब इसको रन करेंगे तो अब इसमें क्या होगा कि आपको डिस्ट्रक्टर कॉल्ड जो वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपका डिस्ट्रक्टर कब चलता है, जब आपका प्रोग्राम एंड हो जाता है तब आपका चलता है। तो आपको ये पिछली आउटपुट देखनी पड़ेगी। तो पहले हम इसको पहले रन कर लेते हैं एक बार, ऐसे आपको चलाना है। तो ये अभी A5 होगा, जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तभी आपका डिस्ट्रक्टर चल गया होगा, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए क्या होता है, आप पिछली आउटपुट कैसे देखते हो, कंट्रोल F5 से, सॉरी Alt F5 होगा, Alt F5, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, 2 बार डिस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ है बिकॉज आपके 2 ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये शायद आपको ना क्लियर हुआ हो, तो आप /n लगा लीजिए। अभी यहाँ पे क्योंकि आपके 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो दोनों आपको डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर एक ही चलेगा, एक ही डिस्ट्रक्टर जो है दोनों ऑब्जेक्ट्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट तो 2 बार चलेगा, 3 होंगे 3 बार चलेगा, जितने होंगे उतनी बार चल जाएगा ये, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर में क्या होता है, सिंपली आपने सिर्फ ये वाला इतना सा ब्लॉक लगाना होता है, तो ये ब्लॉक अपने आप क्या कर देता है, आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो अभी मैं पहले आपको प्रोग्राम रन करके बताता हूँ। तो कंट्रोल F9 करके आप प्रोग्राम रन कर लो। 2 आपके ऑब्जेक्ट बने, पहले ऑब्जेक्ट की ए की वैल्यू भी 5 है, उसको मेमोरी 2 बाइट्स मिल गई। दूसरे ऑब्जेक्ट की ए की वैल्यू भी 5 है, उसको भी 2 बाइट्स में मेमोरी मिल गई, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं। तो अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा ये आउट ऑफ द स्कोप चले गए, यानी कि ये वाली लास्ट स्टेटमेंट पे चले गए थे। जब गेच अभी हमारी स्क्रीन क्यों रुकी हुई थी, क्योंकि हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो थी ये एग्जीक्यूट होनी थी। जैसे ही एग्जीक्यूट हुई तो ये वाला आपका ब्रेक स्टार्ट हुआ, जैसे ब्रेक स्टार्ट हुआ तो आपके डिस्ट्रक्टर दोनों चल गए, ठीक है। बट क्योंकि उसके बाद हमने गेच दोबारा नहीं लगा सकते, तो आपको पिछली वैल्यू देखने के लिए आपको Alt F5 का यूज़ करना पड़ेगा। आप याद कर लीजिए Alt F5। तो Alt
फंक्शन की जो है ये यूज़ करनी पड़ती है मेरे लैपटॉप पे, तो आप Alt F5 डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए डिस्ट्रक्टर 2 बार कॉल होगा क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट्स 2 थे। अभी मैं आपको 3 ऑब्जेक्ट बना के दिखा देता हूँ। तो ये 3 बार कॉल होगा, ऑब्जेक्ट 2 obj3 कर देते हैं, ठीक है। अभी इसको पहले रन कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने तीसरी की वैल्यू शो नहीं की इसलिए कुछ शो नहीं हो रहा। अभी इसको जो है मैं Alt F5 कर रहा हूँ, तो आप देखिए 3 ऑब्जेक्ट बने थे, 3 बार आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इन केस यू फेस एन इशू यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।